Hello students, today we will start the exercise questions of the chapter pollution of air and water. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को. What are the different ways in which water gets contaminated? ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज हैं जिससे कि हमारा जो वाटर है वो कंटेमिनेट यानी कि गंदा हो सकता है. द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड आर, सबसे पहले जो तरीका है दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. The harmful chemical waste get released by the industries into water sources. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से, ये काफ़ी हार्मफुल केमिकल निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, जो कि वाटर सोर्सेज में बाद में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक हैं, जिससे कि पानी गंदा हो जाता है. देन द सेकंड वन इज सीवेज वेस्ट. जो हमारे घर का वेस्ट होता है, जैसे कि किचन से निकलता है, लॉन्ड्री जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं, एंड टॉयलेट्स वगैरह से जो पानी रिलीज़ होता है, ठीक है, ये सभी जो पानी है ये वाटर को पोल्यूट करता है. एंड ये भी एक मेथड है जिससे हमारा पानी कंटेमिनेटेड होता है. थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चरल केमिकल्स. ठीक है, जो हम एग्रीकल्चर करते हैं उसमें जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं बाय द फार्मर्स फॉर एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन. हम क्या करते हैं, अपनी जो कृषि की हमारी पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए हम इन सभी फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जो कि क्रॉप की प्रोडक्शन को एनहांस तो कर देती है, बढ़ा तो देती है, लेकिन ये वाटर के लिए बहुत ही हानिकारक है. इससे वाटर जो है वो कंटेमिनेट होता है. रेन्स एंड फ्लड्स कैरी दिस हार्मफुल केमिकल्स टू वाटर बॉडीज विच रिजल्ट्स इन पोल्यूट वाटर पोल्यूशन. जो रेन का पानी है और फ्लड्स है, ये हम हार्मफुल केमिकल्स को वाटर बॉडीज, मतलब जो केमिकल्स हैं ये सभी वाटर की पोल्यूशन में एक अहम रोल करते हैं, जिससे कि वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है. सेकंड क्वेश्चन इज एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन. कह रहा है कि पर्सन टू पर्सन, आप अपने पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, आप और हम सभी. हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कैसे एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है. तो द फॉलोइंग आर द स्टेप्स वी कैन टेक फॉर द रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन. सबसे पहला स्टेप है वी शुड अवॉइड द यूसेज ऑफ पर्सनल कार्स एंड ऑप्ट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल. हमें अगर पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, और जो पर्सनल कार्स हैं इनका कम यूज़ करना चाहिए. इससे ऐसे अगर हम हर कोई पर्सनल कार लेके बाहर निकलेगा तो जो गाड़ियों का जो धुआं वगैरह होता है, ठीक है, इसमें काफ़ी हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एट्सेट्रा. तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो इससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है. सेकेंड वन इज़ वी शुड प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ द गार्बेज एंड नॉट बर्न इट. जितना भी हमारे पास गार्बेज है, कूड़ा करकट है, गंद वगैरह है, वो हमें जलाना नहीं चाहिए, हमें इसको डिस्पोज करना चाहिए. डिस्पोज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक, ज़मीन में खोद के हमें गड्ढा करके उसको नीचे दबा देना चाहिए हमको. ऐसे हम इसको आसानी के साथ डिस्पोज कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस अवॉइड व्हीकल्स. छोटा डिस्टेंस हो वहाँ पे व्हीकल को अवॉइड करना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम पैदल वहाँ पहुँच सकते हैं पैदल जाना चाहिए. एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, साइकिलिंग करनी चाहिए हमें. ठीक है, साइकिलिंग एक बहुत ही एफिशिएंट, हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और इको फ्रेंडली होती है, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है. तो हमें कोशिश करनी चाहिए फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस व्हीकल्स को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ वी शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ एमिशंस फ्रॉम हाउस होल्ड चिमनीज एंड व्हीकल्स. घर में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो घर की चिमनीज हैं, मतलब घर का ऐसा कई बार हम जलाते हैं, अननेसेसरी बर्निंग वगैरह करते हैं, जिससे कि काफ़ी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. हमें जो एमिशन होता है अपने व्हीकल्स और घर पे भी, इसको लिमिटेड रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि पोल्यूशन कम से कम बाहर निकले. और लास्ट वन इज़ वी शुड रिप्लेस अवर व्हीकल फ्यूल डीजल एंड पेट्रोल बाय एलपीजी एंड सीएनजी. जो हमारी गाड़ी का फ्यूल होता है जनरली इसमें डीजल एंड पेट्रोल यूज़ होता है, ठीक है, इसको रिप्लेस करना चाहिए बाई एलपीजी एंड सीएनजी. एलपीजी की फुल फॉर्म होगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है,
इनको अगर आप कंपेयर करोगे डीजल एंड पेट्रोल के साथ तो इनमें काफ़ी कम इनसे काफ़ी कम पोल्यूशन क्रिएट होता है और ये इको फ्रेंडली होती हैं ये दोनों गैसेस। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग कमेंट। कहता है कि जो क्लियर और ट्रांसपेरेंट वाटर होता है ये ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। क्या ये बात सही है? इस पे अपनी राय दो। सोल्यूशन, नो वी डोंट एग्री टू द स्टेटमेंट दैट clean water is always fit for drinking because water might appear clean but it may contain some disease causing microorganisms and several other dissolved impurities। एक्चुअल में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो पानी हमें देखने में क्लीन लगे कि वो पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसको हम जब मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे इसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और अदर डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती हैं। हैंस वी एडवाइज प्यूरिफाइंग द वाटर बाय बॉइलिंग और बाय एनी प्यूरिफाइंग सिस्टम बिफोर ड्रिंकिंग इट। हमें उसको पीने से पहले या तो बॉयल कर लेना चाहिए या फिर अदर मेथड्स हैं प्यूरिफाइंग के, जैसे क्लोरीनेशन हो गया, ठीक है, उससे हमें उसको प्यूरिफाई कर लेना चाहिए ताकि वो पीने से पहले पूरी तरह से फिट हो जाए और हमें उससे कोई भी डिजीज़ ना हो। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। यू आर ए मेंबर ऑफ म्यूनसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड हेल्प योर टाउन टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स। कह रहा है कि सपोज करिए आप अपनी म्यूनसिपल कमेटी के जो म्यूनसिपल बॉडी है उसके एक मेंबर हैं, तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे, ठीक है, क्या क्या आप मेजर्स लोगे अपने टाउन के लिए टू एंश्योर, ठीक है, कि जो आपका पानी की सप्लाई है आपके जो रेजिडेंट्स हैं उनको अच्छा पानी मिले, साफ़ पानी मिले। इसके लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे? तो इसके लिए द फॉलोइंग आर द मेजर्स टेकन बाय अस टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू अवर रेजिडेंट्स, ठीक है, जो हमारे रेजिडेंट हैं, जो नागरिक हैं, उनके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहला है वी क्लीन द एरिया अराउंड द वाटर पाइप्स, ठीक है, हमें जहाँ पे जो वाटर पाइप्स होती हैं, पानी का कनेक्शन जा रहा होता है, वो जो एरिया होना चाहिए उसको पूरी तरह हमें पहले साफ़ करना है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, पूरा उसको एरिया को क्लीन रखना है हमने। सेकंड वन इज द मेन वाटर सोर्स हैज़ टू बी बिल्ड इन अ क्लीन सराउंडिंग एंड शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। जहाँ पे जो पानी का सोर्स है, फॉर एग्जांपल कोई बोरवेल लगा हुआ है, कुछ भी है, वो एक हमेशा उसका जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो साफ़ सफाई है, उसकी तरफ हमें प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि स्टार्टिंग पे हमने उसको क्लीननेस पे ध्यान दिया लेकिन 1-2 महीने बाद जाके वहाँ से फिर से गंदगी वगैरह हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है, उसको प्रॉपरली हमें मेंटेन करके रखना है। एंड थर्ड वन इज़ केमिकल मेथड सच एज क्लोरीनेशन मस्ट बी यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर, ठीक है, जब हम पानी को, बेशक पानी ज़मीन के नीचे से जब आता है वो साफ़ होता है, प्योर होता है, बट जब बोरवेल से जब हम पानी की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पानी अपने घरों तक पहुंचाते हैं, रास्ते में ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि पानी हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये बोरवेल है और ये हमारा घर है, ठीक है, तो जो पाइपलाइन होती हैं काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि जब हमारे घरों तक पानी पहुंचता है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं रहता। तो हमें उससे पहले क्लोरीनेशन एटसेट्रा ये वाले प्रोसेस यूज़ करके वाटर को ट्रीट कर लेना चाहिए ताकि वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक ना हो। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर। हमें बताना है कि प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर कौन सी होती है। द composition of pure air contains 78% nitrogen, 21% oxygen and 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्योर हमारे पास एयर होती है ये उसकी कंपोजिशन है, ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा। इसमें 90% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। Beside these, there are some other gases like methane, argon, ozone and water vapors. The air is said to be polluted when the composition of air is altered by the addition of harmful substances or gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, particulate matter.
इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हमारी जो प्योर एयर होती है उसमें यही कंपोजिशन होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर इसी कंपोजिशन में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए, कोई एक चीज़ इनमें से ज़्यादा या कम हो जाए, और स्पेशली ये जो गैसेस हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। जब इनकी मिक्सिंग हो जाती है हवा के साथ तो हम उसको बोलते हैं पोल्यूटेड एयर। अगर ये चीज़ें सारी नहीं होंगी बीच में इंक्लूडेड और अपनी जो उनकी जो ओरिजिनल कंपोजिशन है ये वाली, तब हम उसको बोलेंगे प्योर एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सप्लेन सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट अस। ठीक है, क्या क्या सर्कमस्टांसिस हैं जिससे कि एसिड रेन होती है और एसिड रेन का हम पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसका सोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स which are released into the atmosphere by burning of fossil fuels like diesel and coal। ये जो दो गैसेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो एसिड रेन को करते हैं। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, हम जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं जैसे कि डीजल और कोल एटसेट्रा, इनकी बर्निंग की वजह से ये जो गैसेस हैं दो, ये वाली ये रिलीज होती हैं और ये पोल्यूशन को मतलब पोल्यूटेंट बनाती हैं, जो कि जिससे कि एसिड रेन होती है। दीज पोल्यूटेंट्स रिएक्ट विद द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं फिर इनकी रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है इनके साथ, रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की। ये दो ऐसे एसिड होते हैं जो रिएक्शन के कारण ये दो एसिड्स बनते हैं। बाई प्रेसिपिटेशन दीज एसिड्स कम डाउन एंड फॉर्म द एसिड रेन। ठीक है, बाद में जब ये रेन नीचे गिरती है इन एसिड्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। वो एसिड रेन का एक रूप ले लेती है। और अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट्स कॉज बाय एसिड रेन, इट डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स। हमारी जो फसल होती है इसको बहुत ही हानि पहुंचाती है, हमारी क्रॉप्स इससे डिस्ट्रॉय होती हैं। एंड जो सेकंड इसका ड्रॉबैक है, इसका जो इफेक्ट है, हार्मफुल फॉर द बिल्डिंग स्पेशली टू दोज मेड ऑफ वाइट मार्बल लाइक द ताजमहल। जो मार्बल से बिल्डिंग्स बनी होती हैं जैसे कि जो ताजमहल है जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इंक्लूडेड है, इससे इसको बहुत ही नुकसान होता है। ठीक है, इसको ये डैमेज करती हैं और काफ़ी हानिकारक होती हैं ये जो एसिड रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो हमारी अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अगर हम इन गैसेस की बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है एंड मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, बट नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आप ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको अपने शब्दों में इसको बयान करो, बताओ। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। दैट इज ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इससे जो अर्थ का टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर है, वो बढ़ता है। द ग्रीन हाउस गैसेज कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। एग्जाम्पल्स इसकी अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो ये होती हैं मीथेन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये एग्जांपल्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। जब सोलर रेडिएशंस अर्थ पे पहुंचती हैं तो कुछ रेडिएशंस जो होती हैं अर्थ उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर ये वापस रिलीज हो जाती हैं टू द एटमॉस्फेयर में, या एटमॉस्फेयर में दोबारा से रिलीज हो जाती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर ट्रैप दीज रेडिएशंस एंड डू नॉट अलाउ द हीट टू लीव। ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पे क्या काम करती हैं, ये जो रेडिएशंस होती हैं सन से आती हैं जो हमारी अर्थ पे, इसका कुछ पार्ट इसको ट्रैप कर लेती हैं, इनको यहाँ से रिलीज नहीं होने देती, यानी कि स्किप नहीं होने देती, उनको पकड़ के रखती हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस हेल्प्स आवर प्लैनेट इन कीपिंग वार्म एंड दस हेल्प्स इन ह्यूमन सर्वाइवल। इसकी वजह से ही यही कारण है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो थोड़ा वार्म रहता है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो हमारा जो टेम्परेचर है, रात का टेम्परेचर स्पेशली, वो एकदम से डाउन आ सकता है, जिससे कि
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है और उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। हाउएवर इतने तक तो ठीक है, यहाँ तक तो इसका बड़ा बेनिफिट है, लेकिन हाउएवर एन इनडिस्क्रिमिनेट इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, आजकल क्या हुआ है पोल्यूशन की वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका लेवल कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो चुका है। इसके कारण क्या होता है, इट कैन लीड टू एन एक्सेसिव इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। हुआ क्या है, कुछ हद तक तो ये सही है ग्लोबल वार्मिंग हमारे सर्वाइवल के लिए, बट पोल्यूशन की वजह से इन गैसेस का की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और इससे जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली जितना पहले होता था उससे कुछ डिग्रीज अबव चल रहा है, यानी कि बढ़ा है। उसके कारण एक ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो गई है जो जिसका कि बहुत ही नुकसान है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघलना शुरू हो गए, जिससे कि सी लेवल भी बढ़ना शुरू हो गया है और काफ़ी सारे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास। आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अभी जो ऊपर हम पढ़ रहे थे उसके बारे में एक स्पीच तैयार करनी है और अपनी क्लास में इसको डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं। द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर एवरेज जो टेम्परेचर होता था वो थोड़ा सा जो बढ़ गया उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज जो कि अभी हमने पढ़ा भी, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, these gases trap the solar radiations released back by the earth, which results in keeping our planet warm and helps in human survival. However, an increase in these gases can lead to increase in the earth temperature, resulting in global warming. अगर ये गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी पोल्यूशन की वजह से, ये हो नहीं जाएंगी, हुई भी हैं। ठीक है, रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत मेजर इशू चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो पहले से काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है और सी लेवल भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया हुआ है। तो इसको हमें इंश्योर करना चाहिए, ऐसे हम स्टेप्स ले भी रहे हैं और हमें भी इंडिविजुअल लेवल पे भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल में किया जा सके, कंट्रोल में रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि ताजमहल को खतरा है किससे, एसिड रेन से। तो वही हम थ्रेट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि क्या ताजमहल को थ्रेट है। द मेजर थ्रेट टू द ताजमहल इज द एसिड रेन व्हेन द एसिड रेन फॉल्स ऑन द ताज विच इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ मार्बल। जो मार्बल को ये क्या करता है, जैसे आयरन की बात करें हम, वहाँ पे रस्टिंग होती है, क्रोजन होता है, तो एसिड रेन ऐसे ही मार्बल के लिए बहुत ही हानिकारक है। दे रिएक्ट विद मार्बल टू फॉर्म पाउडर लाइक सब्सटेंस विच इज़ देन वॉश्ड अवे बाय द रेन। ठीक है, पहले तो उसका पाउडर बनता है, फिर धीरे धीरे जब बारिश होती है, रेन होती है, तो वो सारा वॉश अवे हो जाता है, बह जाता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज मार्बल कैंसर, इसको मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। इन एडिशन द सूट पार्टिकल्स emitted फ्रॉम द मथुरा ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड नियर आगरा इज लीडिंग टू द येलोइंग ऑफ ताज महल मार्बल। ये एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, ये आगरा के बिल्कुल पास में है। इससे सूट पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक हैं। इससे जो ताजमहल का मार्बल है जो कि प्योर अभी वाइट कलर का था, बट ये धीरे धीरे येलोइश हो रहा है इस फैक्ट्री, इस रिफाइनरी की वजह से। तो ये ताजमहल के दो मेजर अभी थ्रेट्स हैं जो इसके लिए बहुत ही हानिकारक हैं ताजमहल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। कहता है कि जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है, जो बढ़ता हुआ न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है, कैसे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो जीव जंतु जो कि पानी में रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए कैसे उनको ये इफेक्ट कर रहा है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी लीड्स टू एन एक्सेसिव इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन द वाटर बॉडी। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर बॉडी में अगर जो प्रेजेंट हो, इनकी प्रेजेंस के कारण पानी में एल्गी बनती है। ये जो एल्गी होती है, व्हेन दीज एल्गी डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स। जब ये जो एल्गी जब मर जाती है, ये डिकम्पोजर्स का खाने के रूप में आती है सामने, यानी डिकम्पोजर्स इसको खाते हैं। लेकिन ये जो एल्गी बनती है,
इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है इस प्रोसेस में, कंसिक्वेंटली लीडिंग टू ए डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होती है इससे कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में, जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसे फिशेस वगैरह हैं वो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन यूज़ करती हैं पानी से। लेकिन एल्गी के फॉर्मेशन के लिए बड़ी लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन यूज़ होती है, जिसके कारण जो पानी की जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होती रहती है, ठीक है, कम हो जाती है। दिस इन टर्न कॉजेज फिशेज एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू डाई। अगर ऐसे ही चलता रहे तो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, और एक्वेटिव जो जीव जंतु हैं इनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो नहीं रह जाती, और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है।